डाउट भेज रहे हैं, तो आप वहां पे देखो, मैंने पढ़ा रखा है यहाँ पे जाके। हाँ, ये देखो क्या बनेगा, CaCl2 नहीं बनेगा, CaOCl2 ये वाला चीज बनेगी। ये वो पूछ रहे, ठीक है ना, समझे। कैल्शियम क्लोराइड तो बनेगा नहीं बनेगा ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो आप क्या करो, देखो। और दूसरी बात, आपका एक और क्वेश्चन है सर, XeF6 का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, उसके बाद प्रोडक्ट ए बनेगा, उसकी रिएक्शन एसिड के साथ, बी बनेगा, उसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ, आपका लास्ट वाला प्रोडक्ट XeO4 बनेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं ये रिएक्शन जो है ना, मैं सिंपल जो आपके क्वेश्चन है ना, सेम रिएक्शन मैंने ना जेनॉन फैमिली की जो नोट्स है ना, मेरे मेन ग्रुप के नोट्स है ना, मेन ग्रुप के नोट्स, सबसे पहले प्रॉब्लम तो आपने नोट्स अच्छे से पढ़े नहीं। मेन ग्रुप में जेनॉन फैमिली ना, जेनॉन फैमिली जो तेरा क्वेश्चन है ना, एज इट इज सॉल्यूशन उसका वहां पे मिल जाएगा, उसको अच्छे से रीड कर ले। सबसे पहला आप सबका प्रॉब्लम एक है, आपने नोट्स अच्छे से रीड नहीं किए। जो मैंने नोट्स भेजे थे पी ब्लॉक के, ऑक्सी एसिड से लगा के सारे ग्रुप के, और नोट्स अच्छे से पढ़ो। आपके जितने भी डाउट है, मुझे समझ में आ रहा है आपने क्या गलती की। सबसे पहले आप डाउट सेंड करने से पहले नोट्स तो पढ़ो, मेरे लेक्चर के PDF तो देखो, उसके बाद करो ना सेंड, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये वाला तो इसलिए तेरे डाउट्स में लेने भी नहीं वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो नोट्स में मेंशन है। आप नोट्स अच्छे से पढ़ लो, दो डाउट जो भी वैसे भी क्लियर हो गए अभी, नोट्स अच्छे से पढ़ ले। क्लोरीन के रिएक्शन में तेरा एक डाउट क्लियर हो जाएगा, और दूसरा डाउट जेनॉन की रिएक्शन है, वहां पे देख लेना, नीचे की तरफ देख लेना, तेरा डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि दूसरा वाला डाउट मैं वापस से लूंगा नेक्स्ट डाउट सेशन में, डोंट वरी, ठीक है। अभी फिलहाल देखो, उन्होंने बोला नाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट एक इनएक्टिव है, बोलो भाई, नाइट्रोजन एलिमेंट इनएक्टिव है आपका। तो उसका रीजन क्या है? सबसे पहली बात, नाइट्रोजन एलिमेंट का मतलब नाइट्रोजन एटम नहीं होता, ये गलत कर दोगे तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन एटम नहीं होता, तो नाइट्रोजन एलिमेंट का मतलब होता है N2, समझ में आया। और N2 इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि सर उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, ये उसका आंसर था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन एलिमेंट कैसा होता है बोलो, इनएक्टिव होता है। समझे या नहीं समझे? मैसेज करो। नाइट्रोजन एलिमेंट हो गए, जिनका डाउट था हो गया क्लियर अभी ये डाउट, क्योंकि नाइट्रोजन एलिमेंट इनएक्टिव है, उसका रीजन है ये N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। समझ में आया अभी? बोलो भाई, क्लियर है अभी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है? हाँ ठीक है, ये वाला लिया क्या मैंने? हाँ ठीक है, ओके। अब बहुत बच्चों का ये डाउट था कि सर देखो, हाँ सुनो सुनो अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनो, कि सर AlF3 होता है ना, और HF के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। HF देखो, एक क्वेश्चन पढ़ना सीखो पहले, AlF3 HF के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन सर जी अगर मैं AlF3 की रिएक्शन HF के साथ करूं इन प्रेजेंस ऑफ KF, तो सर हमारे पास बन जाएगा K3AlF6, ये वाला बन जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ? बोले तो सर ये इस HF में सोल्यूबल है इन प्रेजेंस ऑफ KF, ऐसे तो सोल्यूबल नहीं, तो इसका रीजन आइए समझते। क्वेश्चन समझ में आया सबको? AlF3 HF के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन अगर हमने उसमें KF ऐड किया तो AlF3 सोल्यूबल भी हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स भी बना देगा। उसका रीजन समझो। अगर मैं HF की बात, AlF3 की बात करूं, तो AlF3 एक आयोनिक कंपाउंड है और HF एक कोवैलेंट कंपाउंड है, तो ये दोनों एक दूसरे में रिएक्शन नहीं करेंगे। अब समझ में आया पहला रीजन? पहली बात क्लियर है सबको? HF और AlF3 एक आयोनिक कंपाउंड, एक कोवैलेंट कंपाउंड है, तो ये F- कभी भी इसको डोनेट, ये F- इसको कभी भी डोनेट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अ कोवैलेंट, और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यानी कि सर HF कभी भी अपना फ्लोरीन एल्यूमिनियम को नहीं दे सकता। सबसे पहली बात ये क्लियर है सबको? मैसेज करो, ये बात क्लियर है? AlF3 एक आयोनिक कंपाउंड है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और HF एक कोवैलेंट है, तो ये कोवैलेंट है, तो ये कभी भी आपका अपना F- इसको दे ही नहीं सकता, इनमें रिएक्शन हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर मैं क्या करूं, देखना अच्छे से, मेरे पास HF का सॉल्यूशन है और इसके अंदर मैंने K+F- ऐड किया, बोले तो ये आयोनिक है बच्चों, ये आयोनिक है, और इसके साथ कौन है बोलो भाई? Al+3 और F- 3 टाइम्स AlF3, मतलब ये भी आयोनिक है
और ये भी आयोनिक है, ये कोवेलेंट है, ये आपका कोवेलेंट है। सर फ्लोरीन आपका ये तो नहीं देगा, HF तो नहीं देगा, लेकिन सर KF तो दे सकता है ना इसको फ्लोरीन। और आपका एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना सकता है आपको पता है, 6 बॉन्ड भी बना सकता है। और उसके ऊपर आ जाएगा 3 माइनस चार्ज। देखो ये बात समझो, बहुत अच्छे से समझो। एल्यूमिनियम +3 को बैलेंस करने के लिए कितने फ्लोरीन चाहिए, 3 फ्लोरीन। लेकिन तुमने ज्यादा फ्लोरीन ऐड किए, 6 फ्लोरीन ऐड किए, तो इस पे चार्ज आ जाएगा -3। बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएंगे, पोटेशियम 3। क्या आप समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ, क्या आप समझ में आया? जब हमने HF के साथ रिएक्शन की, AlF3 की, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कोवेलेंट या आयोनिक। लेकिन जब आपने इसके अंदर KF ऐड किया तो आपने समझ गए कि सर ये तो F- डोनेट कर सकता है इसको, ये तो नहीं कर सकता, लेकिन ये तो कर सकता है ना, तब जाके रिएक्शन हमारी होगी। मैसेज करो, क्लियर है सबको? मैसेज करो, क्लियर है सबको? हाँ या ना? बताओ जल्दी। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? बताओ जल्दी कि क्यों। गायत्री तेरा डाउट क्लियर है क्या? गायत्री तेरा डाउट क्लियर है? ये वाला तेरा डाउट था, ठीक है ना? ओके, ये क्लियर है कि AlF3 KF के साथ, KF जब हम ऐड करेंगे तब रिएक्शन शो करेगा, वैसे हम रिएक्शन शो नहीं करता बिकॉज आयोनिक कंपाउंड जल्दी से फ्लोरीन डोनेट कर सकता है। अब आपका एक और क्वेश्चन था बहुत बच्चों का कि विच इज नॉट स्टेबल, इनमें से स्टेबल कौन नहीं है। तो याद रखना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं और नॉलेज बेस होते हैं। तो मैं बता देता हूं, सिलिकॉन क्लोराइड 6 टाइम 2-, सिलिकॉन फ्लोराइड 6 टाइम 2-। आप खुद से बताओ इन दोनों में बताओ, खुद से थोड़ा सोच के बताओ, इन दोनों में स्टेबल कौन है? फ्लोरीन और क्लोरीन में से स्टेरिक रिपल्शन को चेक करो तो ज्यादा बड़े, देखो यहाँ पे क्लोरीन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसकी वजह से ये वाला आपका ज्यादा स्टेबल होगा, सिलिकॉन फ्लोराइड। और सिलिकॉन क्लोराइड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सिलिकॉन फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी छोटी है। देखो इस तरह से समझो आप, देखो ये सिलिकॉन आपका, ये वाला सिलिकॉन है। देखो देखो अब मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद कौन आता है, जर्मेनियम आता है। जर्मेनियम, ये वाला जर्मेनियम है। और उसके बाद एसएन आता है, ये एसएन है। भाई बहुत अच्छे बड़े बड़े एटम है, तो मैं इसको लिख देता हूं। देखो यार अच्छे से देखो, ये सिलिकॉन है बच्चों, ये सिलिकॉन है। उसके बाद सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम थोड़ा सा बड़ा आता है, और उसके बाद आता है टीन, एसएन उससे बड़ा आता है। अब मैं सबके साथ ना, देखो अच्छे से, मैं इनके साथ बड़े बड़े एटम जोड़ रहा हूं, 1 2 3 4 5, ये बड़े एटम है, इसके साथ बड़े बड़े एटम है 6, मान लो 6 एटम, और इसके साथ बड़े एटम है जो कि इसके ऑलमोस्ट बराबर हो गए। तो आप मुझे बताओ, इनमें से बड़े एटम सबसे दूर कहां पे होंगे, मतलब एक दूसरे से दूर कहां पे होंगे? आप थोड़ा सा देख के बता दो कहां पे होगी दूर सबसे ज्यादा। इस वाले केस में जहां पे सेंट्रल एटम बड़ा होगा तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, और एक दूसरे से दूर जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अरे समझ में आ रहा है सबको? और जितना छोटा एटम है उतना ये सब पास आएंगे एक दूसरे के, और अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या बढ़ेगा बच्चों, बोलो? सेंट्रल एटम जितना छोटा, ये साइड एटम, देखो सेंट्रल एटम जितना छोटा, साइड एटम एक दूसरे के पास आएंगे और रिपल्शन बढ़ेगा। और अगर रिपल्शन बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेंगी, ये अनस्टेबल हो जाएंगे। मैसेज करके बताओ, समझ में आया सबको? अरे हाँ या ना? सबको क्लियर हो रहा है क्या? सेंट्रल एटम जितना छोटा है उतना साइड एटम एक दूसरे के पास आएंगे। देखो समझो, सेंट्रल एटम जितना छोटा उतने साइड एटम एक दूसरे के पास आएंगे, और बच्चों साइड एटम एक दूसरे के अगर पास आ गए तो रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेंगी। बोले तो इन सब में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला, उसके बाद ये वाला। तो अगर मैं यहाँ पे मेटल ऐड कर दूं, सबसे पहले देखो अब मेटल देखो, सेम कंसेप्ट है, मैं बस मेटल चेंज कर देता हूं अभी, ठीक है ना? आप खुद से बताओ यार, यहाँ पे मैं सिलिकॉन लिख देता हूं, सिलिकॉन, ठीक है ना? सिलिकॉन क्लोराइड, सिलिकॉन के बाद आता है जर्मेनियम क्लोराइड, अरे वाह सर। उसके बाद टीन आता है, SnOH लिख दूंगा या क्लोरीन लिख दूंगा, 6 बार है।
आप खुद से बताओ, आप समझ में आया सबको? सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन में ज्यादा स्टेबल आपका कौन आएगा? टीन आएगा। और सबसे कम स्टेबल कौन आएगा? आपका सबसे कम स्टेबल कौन आएगा? SiCl6। आ गया रीजन अभी सबको समझ में? स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का। मैसेज करके बताओ, क्या सबको ये वाला रीजन क्लियर है? मैसेज करके बताओ। सेंट्रल एटम की साइज जितनी छोटी होगी, सेंट्रल एटम की साइज जितनी छोटी होगी वो अनस्टेबल होता जाएगा, क्योंकि साइड एटम बड़े बड़े है ना, तो एक दूसरे के पास आएंगे, रिपल्शन बढ़ेगा। चलो सबको क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आई होप अभी सबका क्लियर है। क्वेश्चन इस तरह का था, SiCl6 2 टाइम 2 माइनस बच्चों SiF6 2, ये तो स्टेबल है दूसरा वाला, GeCl6 2 माइनस और सर SnOH6 2 माइनस। याद रखना सबसे ज्यादा स्टेबल आपका ये आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन आएगा? ये वाला आ जाएगा अनस्टेबल। समझे? मैसेज करके बताओ, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सबको? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये खुद से बताओ, ये देखो ये वाला MgSiO4, बताओ यार ये कौन सा सिलिकेट है आपका? ये कौन सा सिलिकेट है? बताओ जल्दी, ये सिलिकेट आपका कौन सा है? ये करेक्ट या नहीं बताओ? दिस इज योर ऑर्थो सिलिकेट। मैसेज करके बताओ करेक्ट है या नहीं है? Mg2SiO4 इट इज अ एग्जांपल ऑफ ऑर्थो सिलिकेट, हाँ या ना? बताओ जल्दी से, क्या ये सही बताया मैंने? इट इज अ एग्जांपल ऑफ Mg2SiO4, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बताओ जल्दी से। Mg2SiO4 is the example of orthosilicate. Is it wrong or right? करेक्ट है या सही है? बोलो जल्दी, मैसेज करके बताओ। हाँ, कितने आसानी से बोल देते सर ये रॉन्ग है। अरे किस एंगल से रॉन्ग है? इसको ब्रेक करो, देखो मुझे देखने दो, राइट है या रॉन्ग है? करेक्ट है। आप चेक करके देखो ना, 2 मैग्नीशियम है तो एक मैग्नीशियम पे +2, 2 मैग्नीशियम पे कितना आएगा? बताओ जल्दी, 2 मैग्नीशियम पे कितना आएगा? +4 आएगा। तो सिलिकेट पे कितना आएगा? SiO4 4 माइन, अरे इट इज अ सिलिकेट, मोनोसिलिकेट, सिंपल सिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, सबका एक ही नाम है ना, इसी को ऑर्थोसिलिकेट बोलते, हाँ या ना? तो ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। समझे? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो रिवीजन कर लो सिलिकेट्स के अच्छे से। जिनका जिनका रॉन्ग आया ये वाला सिलिकेट जाके अच्छे से पढ़ो। मैंने बता, सिलिकेट के लेक्चर भी अपलोडेड है। लेक्चर के फर्स्ट टाइम में पहले 10-15 मिनट में ये चीजें मैंने बताई थी। सिंपल सिलिकेट को ही हम ऑर्थो सिलिकेट बोलते हैं। समझ में आया सबको? जिन के लिए Z कितना होता है बताओ, जिन के लिए Z कितना होता है? मैसेज करके बताओ। सिंपल सिलिकेट के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? मैसेज करके बताओ। शेयरिंग ऑक्सीजन कितने होते हैं? ऑर्थो सिलिकेट के लिए कितने होते हैं? मैसेज करके बताओ। Z कितना होता है? मैसेज करके बताओ, जल्दी बताओ रे, कितना सोचते हो आप? 0 होता है। अब सही जवाब दिया ना, 0 ये पता है, लेकिन ये नहीं पता। अब 0 की वैल्यू पुट करके देखो ना, आप खुद से चेक करो, आप खुद से चेक करो। SiO4 माइनस Z/2 माइनस Z प्लस Z 4 प्लस Z 0 0, ये आ गया आपका ऑर्थोसिलिकेट, सिंपल सिलिकेट, Z की वैल्यू 0। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, थोड़े से मुझे इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी थी। फेल्डस्पार जो होता है ना, फेल्डस्पार ये एक मतलब एक मटेरियल है, आप बोल सकते हैं इसको केमिकल है। केमिकल से अच्छा इसको आप गूगल पे सर्च करो, आपको इसकी पिक मिल जाएंगे किस तरह से दिखता है। ये एग्जाम्पल है एल्यूमिनो सिलिकेट का। एल्यूमिनो सिलिकेट का एग्जाम बहुत बड़ा सा होता है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा। लेकिन फेल्डस्पार इज एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट, बोले तो इसमें एल्यूमिनियम भी होगा और सिलिकेट्स भी होगा। समझ में आया सबको? फेल्डस्पार इज एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट। जियोलाइट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट। इसका फॉर्मूला आपसे कोई नहीं पूछेगा, याद रखना। जियोलाइट एंड फेल्डस्पार आर एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके कि जियोलाइट और फेल्डस्पार जो होता है, फेल्डस्पार जो होता है वो किसके एग्जाम्पल है? तो याद रखना दे आर एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट। उसके बाद सिलिकॉन्स जो होते हैं ना, सिलिकॉन्स आपने पढ़ा होगा, सिलिकॉन सर्जरी वगैरह ऐसा कुछ। तो सिलिकॉन सर्जरी के लिए हम यूज करते हैं,
सिलिकॉन हम सर्जरी के लिए यूज करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, तो इसको याद रख लेना, ठीक है ना, इसको अच्छे से याद रख लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिलिकॉन इज यूज इन सर्जरी, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो एक बार, सिलिकॉन के एप्लीकेशन वगैरह पढ़ लो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये वाला आपको बताना था, हालांकि ये बुक में भी गिवन है आपके, ZSM5 जो है ना, ये जियोलाइट का एक एग्जांपल है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा, ये जियोलाइट का है, जियोलाइट। इसका काम बता रहा हूं आपको मैं सिंपल, अल्कोहल का कन्वर्जन किसमें करता है, ये वाला गैसोलीन में करता है। अरे गैसोलीन पता है ना आपको, रॉकेल, समझ में आया सबको, रॉकेल इज योर गैसोलीन, तो अल्कोहल का कन्वर्जन गैसोलीन में करता है, बोले तो बर्न होता है गैसोलीन, ठीक है ना, सिंपल। इसमें ZSM जियोलाइट जो है ना आपका, ZSM5 जियोलाइट, याद रखना ये क्या काम करता है, जल्दी बताओ। इट इज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू गैसोलीन, बोलो भाई क्लियर है सबको, इसका काम करता है अल्कोहल का गैसोलीन में कन्वर्ट करने का। और आखिरी मुझे बताओ C60 में 5 मेंबर रिंग कितने हैं और 6 मेंबर रिंग कितने, मैसेज करके बताओ। 5 मेंबर रिंग कितनी है, ये फुलेरिन है आपका, और 6 मेंबर रिंग कितने, मैसेज करके बताओ जल्दी से। सर 12 5 मेंबर रिंग है, सबको आना चाहिए, और 6 मेंबर रिंग कितने बताओ जल्दी। बताओ जल्दी 6 मेंबर रिंग कितनी, n/2 - 10, तो सर आ जाएगा 20। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हाँ 60/2, 30 - 10, 25 किस एंगल से रे, 20, ठीक है ना। इसमें 5 मेंबर की रिंग 12 है और 6 मेंबर की रिंग कितनी है बोलो, 20 है। समझ में आया सबको। तो बहुत बच्चों ने जिन्होंने भी डाउट भेजे थे, जितने भी डाउट मेरे तक आए थे, मैं बता रहा हूँ, जितने भी डाउट आए थे